Chapter 3 is human development. चैप्टर 1 करवाते हुए मैंने बोला था कि चैप्टर 1 में हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो आगे सारी की सारी कंटिन्यू होगी। हर चैप्टर में हम ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें जो हमने चैप्टर 1 में इंट्रो में पढ़ी है वो हम हर चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो है आप बेस पढ़ोगे इसके अंदर, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो क्या क्या मेन चीजें हैं? प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट हैपन्स थ्रू आउट लाइफ। कॉन्सेप्शन पे शुरू होते हैं और थ्रू आउट लाइफ हमारे चलते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि एक से बढ़कर दूसरा जाएगा, मतलब स्टेप वाइज स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है। ऑर्डरली का मतलब है कि एक ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं कि पहले प्रीनेटल स्टेज आएगी, इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर चाइल्डहुड स्टेज आएगी, एडोलेसेंस आएगी, एडल्टहुड आएगा, अर्ली एडल्टहुड आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रिडिक्टेबल मतलब हमें ये भी पता है कि नेक्स्ट स्टेज के बाद में क्या स्टेज आएगी। अगर अभी बच्चा क्रॉल कर पा रहा है तो थोड़े टाइम में बच्चा अपने आप से बैठ पाएगा, थोड़े टाइम में बच्चा जो है सहारा लेके उठना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से डेफिनेशन में ही हमें बता दिया कि ये किस तरीके का पैटर्न है। अब जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ भी होती है और डिक्लाइन भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब बच्चा पैदा होता है या फिर जब बच्चा कंसीव होता है, जब बच्चा फीटस में होता है तो एक ग्रोथ होती है उसके अंदर, लेकिन उसके बाद में एक डिक्लाइन भी आना शुरू होता है जब हम अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं। तो ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों है डेवलपमेंट के अंदर। अब जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है विद बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। अब जो डेवलपमेंट होती है वो जीन्स की वजह से भी होती है, जो कि हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। हमारा जो हाइट है, वेट है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स डेवलपमेंट, वो सारा का सारा हमने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट किया है। एंड ये हमें बताता है, जैसे कि हमने बोला कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आ गए आपके जीन, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन फिर दोबारा याद दिला देती हूँ कि क्या कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारी डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेंगे। वो है हमारी मेंटल एक्टिविटीज। हमारी मेंटल एक्टिविटीज जैसे हमारा परसेप्शन, अटेंशन, ये सारी की सारी चीजें हमारे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। हम किस तरीके से अपने वर्ल्ड को जानते हैं, हमारा नोइंग, हमारा एक्सपीरियंसिंग, जैसे थॉट है, परसेप्शन है, अटेंशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब कहीं ना कहीं हमारा एक थॉट प्रोसेस बना रहे हैं, हमारी मेंटल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन सब चीजों के जरिए हम अपने वर्ल्ड को जान पा रहे हैं और हमारा परसेप्शन, हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड वाज सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि हमारी सोसाइटी जो है वो भी हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो किस तरीके से हम लोगों के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, बाहर के लोगों के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, अपनी फैमिली के लोगों के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, और उन सारी चीजों से हमारे इमोशंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं और हमारी पर्सनालिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो भी हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं।
So that is why these are the three processes that affect development. अब ये अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का भी हो सकता है. डिफाइन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डेफिनेशन दोगे उसके अंदर और वो ग्रोथ और डिक्लाइन वाली बात बोलोगे एंड बस इतना लिख के छोड़ोगे दैट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस. बट अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस आप एक्सप्लेन भी करोगे. ठीक है. आगे चलते हैं. लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट. अब ये एक पर्सपेक्टिव है, उसकी कुछ व्यू पॉइंट्स हैं कि इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होती है वो किस तरीके की होती है. अब एलएसपी के अकॉर्डिंग जो पहली एजम्पशन है वो ये है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग. यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हर एज ग्रुप में चलती है, वो कहीं पे भी रुकती नहीं है, कॉन्सेप्शन से शुरू होती है और ओल्ड एज तक चलती है. अब इसके अंदर गेन्स भी होते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे थ्रू आउट लाइफ स्पैन चलते हैं और एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करके हमारी डेवलपमेंट को शेप करते हैं. जिस तरीके की ग्रोथ हो रही है, डिक्लाइंस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है. सो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, वो कभी भी रुकती नहीं है. सेकेंड जो एजम्पशन है वो सेम है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस. तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो अपने आप नहीं हुआ है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस, ये सारे के सारे डायनामिकली एक दूसरे के साथ में इंटरव्यू होकर हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेवलपमेंट के लिए, ये तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अपने टाइम पे. ठीक है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. जो डेवलपमेंट होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है. मतलब कुछ चीजों में इंक्रीज आएगा तो कुछ चीजों में डिक्रीज आएगा. यानी कि कुछ चीजों में अगर ग्रोथ आएगी तो कुछ चीजों में एक डिक्लाइन जरूर आएगा. जैसे कि ये पॉइंट पहले भी समझा चुकी हूँ कि जैसे जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी ग्रोथ क्या है, हमारी डेवलपमेंट क्या है, वो बढ़ रही है. एक तरीके से हमें कुछ कुछ हम सारी की सारी चीजें अभी सीख रहे हैं. वेल ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में एक डिटीरियोरेशन आता है. हमारा एक्सपीरियंस तो बढ़ जाता है ओल्ड एज में, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं वीक होनी शुरू हो जाती है, हमारा कॉग्निटिव सिस्टम वीक हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वीक होने लग जाती हैं. सो इसमें गेन्स भी हैं और इसके अंदर लॉसेस भी हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक. प्लास्टिक का मतलब है कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. यानी कि आप कोई भी चीज कभी भी सीख सकते हो, कोई भी स्किल आप कभी भी डेवलप कर सकते हो. अगर आपने लैंग्वेज कभी बचपन में नहीं पढ़ पाए, आप सीखना चाहते हो तो आप कभी भी लैंग्वेज सीख सकते हो. ड्राइविंग आपने 19-20 साल की उम्र में नहीं सीखी तो आप 30-35 साल की उम्र में भी ड्राइविंग सीख सकते हो. सो स्किल जो है, जो डेवलपमेंट है वो कभी भी हो सकती है. इट इज प्लास्टिक. आप कोई भी स्किल कभी भी डेवलप कर सकते हैं. Development is a concern of many disciplines. बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जो कि डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं और अपने ही तरीके से वो डेवलपमेंट को इलैबोरेट भी करते हैं. ठीक है.
जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, न्यूरो साइंसेस हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं और हर इंसान, हर जो डिसिप्लिन है वो अपने तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करता है, अपने तरीके से वो डेवलपमेंट को समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय historical conditions। डेवलपमेंट जो है वो हमारी हिस्टोरिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस या अफेक्ट होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं तुमसे पूछूं अपने देश के लिए जान दोगे? दोगे? दे देंगे? मुझे तो नहीं लगता। अभी ये सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स आया है। मुझे नहीं लगता कि हमारी जो मेजोरिटी ऑफ जो जनता है, इंक्लूडिंग मी, देश के लिए जान नहीं दूंगी मैं। ठीक है, बहुत सेल्फिश साउंड कर सकता है, सेल्फ सेंटर्ड साउंड कर सकता है, बट देश के लिए आज की डेट में कोई जान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट ही ऐसी हुई है। हमने ऐसी चीजें देखी हैं कि हर कोई सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। ठीक है, हमें अपना घर बनाना है, हमें अपनी प्रॉपर्टीज बनानी है, हमें गाड़ियां बनानी है, हमें एक सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी ऑल आर रनिंग बिहाइंड दैट थिंग। तो हमारा हिस्टोरिकल कंडीशन ही ऐसा है। भगत सिंह ने अपने देश के लिए जान दी हुई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल कंडीशन ऐसी थी, उन्होंने अपने ही घर में देशभक्ति देखी थी। आज हम अपने घरों में देशभक्ति नहीं देख रहे हैं, दैट इज व्हाई आवर डेवलपमेंट इज दैट वे। सो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ओ आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो। आई थिंक वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंग टू आवर जॉब्स फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, बट हाँ, जान शायद नहीं दे पाएंगे। Next is an individual responds and acts on contexts which include what was inherited, the physical environment, social, historical and cultural context. तो एक जो इंसान है वो किसी भी चीज पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशंस कैसी थी, मतलब उसका चाइल्डहुड कंडीशंस कैसे थे, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, उसका कल्चर कैसा था, उसका रिलीजन कैसा था। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि एक इंसान किस तरीके से चीजों पर रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, सो वी कैन नॉट जज दैट द अदर पर्सन इज इमेच्योर और द अदर पर्सन इज मैच्योर। उसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों लोगों के डिफरेंट हैं एक्सपीरियंसेस, दैट इज व्हाई देयर डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी डिफरेंट। ठीक है, अब ये अपने आप में ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सातों के सातों पॉइंट्स लिखने हैं। इसके अलावा 2 नंबर का क्वेश्चन निकलते हुए कम देखा है मैंने इसमें, लेकिन हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन तो आ जाता है। अगर ये चैप्टर यूटी में आया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन निकले। ओके, नेक्स्ट टर्म इज ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होती है, इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। अब जो क्वेश्चन आता है वो यूजुअली ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो ग्रोथ क्या है? वो बॉडी या बॉडी पार्ट्स में जो साइज का इंक्रीज हो रहा है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, तो जो कि एक समय के बाद में रुक जाएगा, एंड इट इज मेजरेबल ऑल्सो। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, और डेवलपमेंट को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, आप मेजर नहीं कर सकते हो डेवलपमेंट को। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट नीचे मैंने एक और बारी दे रखा है नोट्स में, लेकिन तुम्हें ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन याद करोगे, विच इज इनफ। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन की जो डेफिनेशन है वो है, इट रेफर्स टू द चेंजेस दैट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड आर लार्जली डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक ब्लूप्रिंट व्हिच प्रोड्यूसेस एवोल्यूशन कॉमनैलिटीज इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्या है? ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जिसको हम मैच्योरेशन बोलते हैं। जेनेटिक ब्लूप्रिंट का मतलब है, और एक तरीके से इसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब सबका ऐसा ही चल रहा है।
जैसे एक बच्चा, हमें पता है कि अभी उसने सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर दिया, तो और थोड़े टाइम में इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी कि वो बिना सहारे के चलना शुरू कर देगा, और थोड़े टाइम में वो एकदम नॉर्मली वॉक करना शुरू कर देगा। ये क्या है? मैच्योरेशन है। हमें पता है कि ऐसा ही होगा क्योंकि दैट इज हाउ आवर जीन्स आर रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस। द एवोल्यूशनरी चेंजेस आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विद इन अ स्पीशीज। एवोल्यूशन प्रोसीड्स एट अ वेरी स्लो पेस। एवोल्यूशन जो होता है वो एक स्पीशी में बहुत लंबे समय के बाद में होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे तुम्हारे पापा मम्मी के जनरेशन के लोग, या फिर तुम्हारे दादा दादी के जनरेशन के लोग बोलते होंगे कि पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो वो बहुत देर तक आंखें नहीं खोलते थे। आई डोंट नो इफ हैव एवर हर्ड अबाउट दिस, बट आई हैव हर्ड अबाउट दिस कि पहले जब बच्चे पैदा होते थे ना, मतलब कुछ 30-40 साल पहले या 50 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो वो पैदा होते ही आंखें नहीं खोलते थे। आज बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही वो आंखें खोल लेते हैं अपनी। दे डू नॉट रेस्ट, they open their eyes and look at the world and try to explore the world. So this is evolution, जो कि 30-40 साल में आया, लेकिन आया जरूर, क्योंकि इसलिए आजकल के बच्चे इतने ज्यादा फास्ट हैं। अगर हम मिलेनियल्स की भी बात करें या जेनजीज की भी बात करें तो हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन से तो बहुत फास्ट है ना, आगे अल्फास तो और फास्ट आ रहे हैं। सो दिस इज एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज factors influencing development. अब there are two factors which influence the development. अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, दो फैक्टर्स हैं, एक है बायोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इससे पहले भी आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, तो साइंस में हमेशा नेचर एंड नर्चर का डिबेट हर चीज में आता ही आता है। तो ये भी एक तरीके से नेचर एंड नर्चर का ही डिबेट है कि डेवलपमेंट को ज्यादा अफेक्ट क्या कर रहा है, नेचर कर रहा है या नर्चर कर रहा है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट अराइजेस, व्हाट डू यू थिंक इज नेचर एंड व्हाट इज नर्चर? नहीं, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से नेचर क्या है और नर्चर क्या है? ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर नेचर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर नर्चर। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट को अफेक्ट क्या कर रहा है, नेचर अफेक्ट कर रहा है या नर्चर अफेक्ट कर रहा है। ओके, सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल और अ पर्सन्स जेनेटिक हेरिटेज इज नोन एज जीनोटाइप। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप अगेन आप पहले ही साइंस में पढ़ चुके हो, तो जो हमारा एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो ये जो जीनोटाइप होता है वो आइडेंटिफिएबल नहीं होता है, मतलब बाहर से दिखेगा नहीं कि जीन्स क्या है। On the other hand, phenotype is the way an individual genotype is expressed in observable and measurable characteristics. जो जीनोटाइप है वो हमारा जेन्युइन जेनेटिक मटेरियल है। जीनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन फिनोटाइप, जो कि फिनोटाइप क्या है, एक आइडेंटिफिएबल कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि आपके बाल अपने पापा पे गए हैं, आपकी आंखें अपनी मम्मी पे गई हैं, तो वो क्या है, वो फिनोटाइप है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं जो जीन्स हैं वो मेरे पापा मम्मी से ही या फिर जो भी एंशियंट रह चुके हैं उनसे ही मैच कर रहे हैं। ओके, नाउ यू टेल मी कि जीन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी डेवलपमेंट के लिए या एनवायरमेंट? अच्छा, मतलब तुम्हारे हिसाब से जीन ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। ओके, एंड एनवायरमेंट डज नॉट डू एनीथिंग?
ओके, यस, सो वी कैन से कि जो जीन्स हैं वो एक लिमिट सेट करते हैं, उस लिमिट के अंदर एनवायरनमेंट अपना रोल प्ले करता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि एनवायरनमेंट अपना रोल बिल्कुल ही प्ले नहीं करता। तो जीन्स एंड एनवायरनमेंट गो हैंड इन हैंड। ओके, सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो जीन्स हैं वो एक लिमिट सेट करेंगे। तो अगर सपोज करते हैं कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स का जो आईक्यू है वो एवरेज है, तो एक लिमिट सेट हो गई। अब उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया है कि उसको अच्छे स्कूल में डाला है, घर पे भी उसको ऐसी फैसिलिटीज मिल रही हैं जिससे वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को और ज्यादा ब्रश अप कर सकता है, तो इससे अब बच्चे का आईक्यू एवरेज से थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो ये क्या वर्क कर रहा है? एनवायरनमेंट अपना वर्क कर रहा है। जीन्स ने लिमिट सेट करी, एनवायरनमेंट ने अपना काम किया। So these are the two factors that affect the development. Can be a 2 marker or a 3 marker question. Okay, now the next question arises: what role does the parents play in determining the type of environment their children will encounter? क्या पेरेंट्स ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं कि उनका जो बच्चे का एनवायरनमेंट होता है वो पेरेंट्स डिसाइड करने में क्या रोल प्ले करते हैं? तो इसके ऊपर जो स्टडी करी थी वो सैंड्रा स्कार ने करी थी। सैंड्रा स्कार ने अपनी स्टडी से ये समझ में आया उनको कि जो पेरेंट्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, वो बहुत ज्यादा उनके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे वो हैं वैसा ही एनवायरनमेंट वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को भी दें। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर ही डिपेंड करता है। जैसे वही वाला सेम एग्जाम्पल कि अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, वो बुक्स रीड करते हैं, तो अपने बच्चे को भी वो ऐसा ही एनवायरनमेंट देंगे कि उसको लाइब्रेरी बनाकर देंगे ताकि वो भी अच्छी चीजें पढ़े और रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप कर सके। Okay. A child's own genotype, what he or she has inherited, such as being cooperative and attentive, is likely to result in teachers and parents giving more pleasant responses as compared to children who are not cooperative or attentive or not attentive. अब इसमें जेनेटिक जीनोटाइप की यहाँ पे बात करिए कि बच्चे ने जो जीनोटाइप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया होगा। जैसे बहुत बारी होते हैं बच्चे जो होते हैं वो थोड़े शरारती होते हैं, नोटोरियस होते हैं, तो उनमें से कोई एक पेरेंट जरूर बोलेगा अरे बचपन में मैं इससे भी ज्यादा शरारती था या मैं इतनी ही शरारती थी। तो कहीं ना कहीं वो जो शरारत है वो बच्चे ने इनहेरिट करी है अपने पेरेंट्स से। ठीक है। Besides, these children themselves choose certain environments based on their genotype. इसके अलावा बच्चे अपने जीनोटाइप के बेसिस पर अपना एनवायरनमेंट खुद भी चूज करते हैं। कि जैसे अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि अगर कोई बच्चा है वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है या म्यूजिक में अच्छा कर रहा है, तो वो खुद ही उसका मन करेगा कि मैं स्पोर्ट्स में आगे जाऊं या फिर म्यूजिक में मैं आगे जाऊं। तो बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग चीजें कर रहा है। So these interactions with the environment keep changing from infancy through adolescence. Environmental influences are as complex as the genes we inherit. तो इन सब चीजों से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो इंटरेक्शन है जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच में वो थ्रू आउट द लाइफ चलती ही रहती है, और एनवायरनमेंट भी अपना एक रोल प्ले करता है डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है। अब कुछ चीजें हम इनहेरिट कर रहे हैं और कुछ चीजें हम इनहेरिट करके फिर चूज भी कर रहे हैं। ओके। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी।